देख रहे हैं ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। हमेशा देखिए आपका हमसफर, आपका साथी ब्लू टाइगर न्यूज। दोस्तों जय हिंद। हम हैं एडवोकेट सुधीर तायडे। आई एम practicing lawyer at Bombay High Court bench, नागपुर एट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपुर में हम अधिवक्ता के रूप में 2019 से वहाँ हम कार्य कर रहे हैं। और दोस्तों, हम तमाम कानूनों के बारे में जानकारी रखते हैं। तो हमने हमारे ब्लू टाइगर न्यूज चैनल में कानून की दो बातें इस सेगमेंट को हमने शुरू किया है। और ये सेगमेंट विशेष रूप से आम आदमी, भारत का आम नागरिक, उसके बाद में जो कर्मचारी और उसके बाद में लॉ के छात्र और जिन्होंने अपनी वकालत नई शुरू की है, ऐसे हर क्षेत्र के व्यक्ति को इस जानकारी का अपने जीवन में कभी ना कभी ये जानकारी उनके काम में आ सके। और इस जानकारी के आधार पे उनको कोर्ट में कोई उनके खिलाफ मसला होता है, आपराधिक मामला, झूठा आपराधिक मामला अगर दर्ज होता है, तो ये जानकारी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और ये जानकारी हम बहुत ही सरल भाषा में आम आदमी समझ सकेगा, लॉ का छात्र समझ सकेगा। और जिन्होंने वकालत क्षेत्र में नया पदार्पण किया है और वो वकालत सीख रहे हैं, ऐसे नए वकीलों को भी ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। दोस्तों, कानून की दो बातें, इस कानून के सेगमेंट में आज हम बेल, यानी जिसे हिंदी में जमानत कहते हैं, तो इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। लेकिन उसके पहले छात्रों को, जो कानून के छात्र हैं, उनको हम जो जिला न्यायालय होता है उसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, हर स्टेट में जिला न्यायालय होता है और जिला न्यायालय का जो एस्टेब्लिशमेंट जो होता है, तो वहाँ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है। तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का मतलब होता है मुख्य न्याय दंडाधिकारी। ये जिला न्यायालय का सबसे सुप्रीम जज होता है और उसे शॉर्ट में, संक्षिप्त में CJM कहते हैं। और उस जिला न्यायालय में जितने भी न्यायाधीश है, जितने भी जजेस है, जितने भी कोर्ट्स है, उन सब के ऊपर में ये बॉस होता है और उनके ऊपर में सुपरवाइज करता है। अभी उसके थोड़ा हम जाएंगे तो उनके सब ऑर्डिनेट होते हैं डिस्ट्रिक्ट सेशन जज। तो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को हिंदी में जिला सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। और जिला सत्र न्यायाधीश को उनको सपोर्ट करने के लिए अगर आपराधिक मामले सेशन ट्रायल ज़्यादा पैमाने पे आ गए कोर्ट में, तो उनके सबऑर्डिनेट एडिशनल सेशन जजेस, किसी जिला न्यायालय में 2 एडिशनल सेशन जजेस होते हैं, किसी जिला न्यायालय में 3 एडिशनल सेशन जजेस होते हैं, किसी न्यायालय में 5 एडिशनल सेशन जजेस होते हैं और किसी जिला न्यायालय में 7 एडिशनल सेशन जजेस भी हो सकते हैं। अब पहला हमने कहा कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उसके बाद में हमने कहा कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, उसके बाद में हमने कहा कि एडिशनल सेशन जज, और उसके बाद में वहाँ होते हैं
JMFC। JMFC का मतलब होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो किसी न्यायालय में 5 JMFC होते हैं, किसी न्यायालय में 10 JMFC होते हैं और किसी न्यायालय में 15 तक के भी JMFC होते हैं। अभी हमने कहा था कि जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसको असिस्ट करने के लिए वहाँ 2 या 3 एडिशनल चीफ जस्टिस, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी वहाँ पे होते हैं। तो यह है जिला न्यायालय का स्ट्रक्चर। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, उसके बाद में एडिशनल सेशन जज और उसके बाद में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। से आपराधिक मामले कौन से कोर्ट उसकी ट्रायल शुरू करता है या उसमें कन्विक्शन देता है या एक्विटल देता है, इसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। जो आपराधिक मामले हैं, जैसा मर्डर है या बलात्कार है या डकैती है, ऐसे जो बड़े बड़े सीरियस मामले हैं, इनको ज़्यादातर जो सेशन कोर्ट होता है, तो ये सेशन कोर्ट में सेशन जज चलाते हैं या तो एडिशनल सेशन जज चलाते हैं। तो इसको हम ब्रीफ में ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसमें जो गंभीर आपराधिक मामले हैं या जिन आपराधिक मामलों में 7 साल से सजा है, जिस आपराधिक मामलों में 7 साल सजा है या 7 साल से ज़्यादा सजा है या 10 साल की सजा है या 14 साल की सजा का प्रावधान है या 20 साल की सजा का प्रावधान है या उम्र कैद की सजा का प्रावधान है या मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है, तो ये सारे जो बड़े आपराधिक मामले हैं, ये डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के द्वारा या एडिशनल सेशन जज के द्वारा चलाए जाते हैं। इनकी हियरिंग होती है, इसे सेशन ट्रायल कहते हैं और सबूत के आधार पे वो सारी ट्रायल होने के बाद में या तो उसमें उस अपराधी को कन्विक्शन की ऑर्डर उसमें मंजूर की जाती है और सबूत अगर नहीं होते हैं तो उसमें उनको बरी किया जाता है, एक्विटल किया जाता है, या किसी अपराधी को अगर झूठे आपराधिक मामले में अगर फंसाया गया होगा और किसी भी प्रकार के सबूत यानी सेशन ट्रायल को शुरू करने के लिए किसी प्रकार का एविडेंस नहीं होगा, तो सेशन ट्रायल के पहले ही डिस्चार्ज उस आरोपी को उस झूठे आपराधिक मामले में से डिस्चार्ज किया जाता है। अब जिन आपराधिक मामलों में 7 साल से कम अगर उसमें अगर सजा है या 7 साल तक के अगर सजा है, ऐसे आपराधिक मामलों का क्रिमिनल ट्रायल जो होता है वो JMFC के पास में वो चलाया जाता है। तो अभी हम जमानत के बारे में, बेल के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। वैसा तो जो हमारी कानून की किताबें हैं, पुरानी किताब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 और उसका रिप्लेसमेंट, उसको रिप्लेस किया गया है BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो इनमें जो बेल के जो प्रावधान हैं उनको कहा गया है एक रेगुलर बेल और एक एंटिसिपेटरी बेल। और ये जो अभी बहुत से मामले में सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में एक ट्रांजिट बेल उसको भी प्राप्त किया जा सकता है। तो अभी हम रेगुलर बेल, एंटिसिपेटरी बेल और ट्रांजिट बेल क्या होती है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, रेगुलर बेल, तो रेगुलर बेल में हम अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में अगर हम देखते हैं तो बेल के बारे में 3 सेक्शंस है। सेक्शन 437
सेक्शन 438 और सेक्शन 439। तो 437 जो सेक्शन है वो सेक्शन बेल के लिए तब एप्लीकेशन किया जाता था जब पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को अरेस्ट किया गया हो और वो डिटेन किया गया हो, उसका डिटेंशन किया गया हो, और उस अपराधी को जब पुलिस न्यायालय में वहाँ पर लाती थी, सेशन कोर्ट के सामने, एडिशनल सेशन कोर्ट के सामने, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के सामने, तो 437 सीआरपीसी के तहत में रेगुलर बेल के लिए अर्जी की जाती थी। इसका मतलब पुलिस द्वारा जब भी किसी आरोपी को हिरासत में लिया जाता था तब ये रेगुलर बेल 437 के तहत में एप्लीकेशन किया जाता था। अब मान लीजिए कि वो जो अपराधी है उस अपराधी को जेल में भेज दिया गया, कोर्ट द्वारा उसे जेल भेज दिया गया, उसको बोलते हैं MCR, मैजिस्ट्रियल कस्टडी रिमांड, यानी उसको MCR में भेज दिया है। अब उसको बेल के लिए एप्लीकेशन करना होता था तो कौन सा सेक्शन इस्तेमाल करते थे? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 सेक्शन नंबर 439। जब भी कोई अपराधी, जब भी कोई आरोपी किसी जेल में बंद होता था, उसकी अगर जमानत करना है तो सेक्शन 439 के तहत में उस कोर्ट में, जिला न्यायालय में वहाँ पे अर्जी की जाती थी। अब रेगुलर बेल हमने देखी 437, जेल के अंदर में आरोपी अपराधी भेजा गया तो 439। अब किसी के खिलाफ में FIR रजिस्ट्रेशन हो गया, FIR रजिस्टर्ड हो गया है, अपराध दर्ज हुआ है और पुलिस ने उसको हिरासत में लिया नहीं है और कोर्ट ने उसको जेल में भेजा नहीं है और वो रेपुटेड पर्सन है, तो पुलिस उसको हिरासत में ना ले, पुलिस उसको अरेस्ट ना करे और न्यायालय उसको जेल में ना भेजे। इसलिए ऐसे जो प्रतिष्ठित लोग होते थे वो CRPC सेक्शन 438 उसको बोलते थे एंटीसिपेटरी बेल, यानी अरेस्ट करने के पहले ही बेल। तो ये 437 ये रेगुलर बेल, 438 CRPC ये एंटीसिपेटरी बेल और 439 सेक्शन CRPC जब किसी आरोपी को, अपराधी को जेल में भेज दिया गया तो CRPC के सेक्शन 439 के तहत में एप्लीकेशन किया जाता था। ट्रांजिट बेल में हम आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई कर्नाटक का कोई बड़ा एक पॉलिटिशियन है, कोई बड़ा जर्नलिस्ट है, कोई बड़ा प्राध्यापक है, कोई बड़ा नामचीन एडवोकेट है और जिसकी बहुत अच्छी एफिडेविट है, जिसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन सोसाइटी में है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत में उसके खिलाफ में कुछ भी किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि सरकारी नौकरी पे लगाता हूँ और 50 लाख रुपए मेरे से लिए, और उसके खिलाफ में अगर कर्नाटक स्टेट में आपराधिक मामला दर्ज हो गया, अब कर्नाटक की पुलिस तलाश कर रही है, अगर ये व्यक्ति दिल्ली में कुछ काम से आया है और उसको उसके रिलेटिव्स ने और फैमिली मेंबर्स ने कहा कि आपके खिलाफ में यहाँ बड़ा आपराधिक मामला, चीटिंग का मामला यहाँ पे दाखिल हुआ है, अगर आप यहाँ बेंगलोर में आएंगे तो कर्नाटक की पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी, और कर्नाटक के वहाँ के डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में या कर्नाटक के बंगलोर के हाई कोर्ट में अगर एप्लीकेशन करने आ गए तो कोर्ट के बाहर उनको पुलिस पकड़ के लेके जाएगी और उनका 4 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का PCR ग्रांट करके उनके साथ लॉकअप में मारपीट हो सकती है। और ऐसे स्थिति में जब उनके खिलाफ में किसी स्टेट में या उनके होम स्टेट में अगर बड़ा आपराधिक मामला दर्ज हुआ है और उनको अरेस्ट होने का उनको डर है, अप्रीहेंशन है,
और उनको पीसीआर भी मिल सकता है। ऐसे स्थिति में पुलिस से अरेस्ट बचाने के लिए और पीसीआर को बचाने के लिए और जेल में जाने से बचने के लिए यह व्यक्ति दिल्ली में वहाँ पर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन करके वहाँ पे ट्रांजिट बेल ले सकता है। और ट्रांजिट बेल अगर मिली तो वो 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए मिल सकती है। अगर उस व्यक्ति को दिल्ली में 15 दिन के लिए ट्रांजिट बेल अगर मिली, उसके बाद में वो बेंगलोर के एयरपोर्ट में आता है और बेंगलोर की पुलिस उसे पकड़ने आती है, उसे अरेस्ट नहीं कर सकती और उसके बाद में वह व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट बेंगलोर में एंटीसिपेटरी बेल के लिए वहाँ अर्जी कर सकता है। वहाँ रिजेक्ट अगर हो गई तो वो वहाँ के बेंगलोर के हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी अर्जी कर सकता है। तो ये ट्रांजिट बेल जो है, अगर अपने स्टेट में अपने खिलाफ में कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है, पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है, पुलिस लॉकअप में रखना चाहती है, पुलिस मारपीट करना चाहती है, पुलिस झूठे तथ्यों के आधार पे पीसीआर लेना चाहती है, तो हम किसी अन्य स्टेट्स के हाई कोर्ट से या दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से अपना कैरेक्टर के आधार पे, अपना नॉन इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम के आधार पे, अपने नॉन पार्टिसिपेशन इन द क्राइम के आधार पे और हमारे खिलाफ में एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची गई है, इसको साबित करके हम अन्य स्टेट के हाई कोर्ट से या दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से ट्रांजिट बेल प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को पुलिस के हिरासत से और पीसीआर से और या पुलिस के मारपीट से और जेल जाने से हम लोग बच सकते हैं। इसका मतलब है ट्रांजिट बेल। लेकिन ट्रांजिट बेल ये टेम्पररी होती है, ये ट्रांजिट बेल ज़्यादा लंबे समय तक चलती नहीं है। ये ट्रांजिट बेल 15 दिन की या 1 महीने की मिलने के बाद हमको परमानेंट एंटीसिपेटरी बेल या तो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज से या संबंधित हाई कोर्ट से प्राप्त करना पड़ता है। 2023 से BNSS लागू हुआ है, इसलिए अभी हमको नए सेक्शन के तहत में एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। इसमें 3 महत्वपूर्ण सेक्शंस है, सेक्शन 480, उसके बाद में सेक्शन 482 और सेक्शन 483। तो सेक्शन जो 480 है वो हम रेगुलर बेल को प्राप्त करने के लिए, जब पुलिस ने हिरासत में लिया है लेकिन सेंट्रल जेल में भेजा नहीं है, उस समय रेगुलर बेल प्राप्त करने का अगर हमें एप्लीकेशन करना है BNSS सेक्शन 480। लेकिन यदि पुलिस ने अपराधी को, आरोपी को सेंट्रल जेल में भेज दिया है और BNSS के तहत हमें जमानत के लिए अर्जी करनी है, तो सेक्शन 483 BNSS 2023 के तहत में हमें सेशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन करना होगा। अब सेक्शन 482, अगर किसी के खिलाफ में अपराध दर्ज हुआ है, FIR दर्ज हुआ है, लेकिन पुलिस ने उसको हिरासत में लिया नहीं है और वो सेंट्रल जेल में उसको भेजा नहीं है, वो जेल के बाहर है, पुलिस लॉकअप के बाहर है, पूरी हिरासत से बाहर है और ये सारी तकलीफों से बचना चाहता है, तो BNSS 482 एंटीसिपेटरी बेल के लिए हम डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में या एडिशनल सेशन कोर्ट में अर्जी कर सकते हैं। अब महत्वपूर्ण ये सारी जानकारी आपको दी है। अभी एंटीसिपेटरी बेल किसी अपराधी को, आरोपी को दी गई तो बहुत लोगों का ऐसा मानना था कि जब भी सेशन ट्रायल उसमें शुरू होगी तो उनकी जो बेल है वो बेल कैंसिल हो जाएगी। बहुत लोगों का ऐसा मानना था कि जब पुलिस ने पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया और उन्होंने उस अपराध की जो चार्जशीट है उसका सबमिशन किया कोर्ट में, तो जिस दिन चार्जशीट अगर सबमिट हो गई तो जो एंटीसिपेटरी बेल जिस कोर्ट ने सैंक्शन की थी उस तारीख को बेल रद्द हो जाएगी, खारिज हो जाएगी।
तो क्या बहुत लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि क्या एक बार एंटीसिपेटरी बेल अगर ग्रांट हो गई तो बिना ठोस कारण के क्या वह एंटीसिपेटरी बेल रद्द हो जाएगी? सेशन ट्रायल शुरू हुआ तो क्या एंटीसिपेटरी बेल रद्द हो जाएगी? या अगर चार्जशीट अगर सबमिट की गई पुलिस द्वारा तो क्या एंटीसिपेटरी बेल अटक पूर्व जामीन क्या वो रद्द होगी, क्या खारिज होगी? इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है। अब इस जजमेंट के बारे में बहुत ही हिस्टोरिक जजमेंट है। इस जजमेंट दिया है सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली। ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है और इसकी स्पेशल न्यू पिटिशन है 7281 एंड 7282/2017 और इस जजमेंट को 29 जनवरी 2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन्होंने ये जजमेंट दिया है और इस जजमेंट 5 जस्टिसेस ने इसको दिया है। जस्टिस अरुण मिश्रा साहब, जस्टिस इंदिरा बनर्जी मैडम, जस्टिस विनीत सारंग साहब, जस्टिस एम.आर. शाह साहब और जस्टिस एस. रविंद्र भट्ट साहब। तो इन 5 जस्टिस जो है इन्होंने ये बड़ा ही हिस्टोरिक लैंडमार्क और बड़ा ही महत्वपूर्ण जजमेंट उन्होंने सुशीला अग्रवाल इस वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली में दिया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है once the anticipatory bail is granted by the additional session judge or by the district session judge or by the concerned court or by the high court, then the such anticipatory bail which has been granted by the concerned court cannot be terminated at the date of submission of charge sheet by the police in the court। इसका मतलब कि एक बार यदि कोई कोर्ट, कोई न्यायालय किसी आरोपी को, किसी अपराधी को अटक पूर्व जमानत मंजूर करता है तो वो सेशन ट्रायल शुरू होने के बाद या चार्जशीट सबमिट होने के बाद उस एंटीसिपेटरी बेल वो रद्द होगी नहीं, खारिज होगी नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, the anticipatory bail which is granted, it will continue, it will in the force, it will continue, it will last till the final disposal of the said criminal matter। जब तक के उस आपराधिक मामला पूरी तरह से डिसाइड नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता, उसमें अंतिम आदेश मंजूर नहीं हो जाता, तब तक के वो एंटीसिपेटरी बेल जारी रहेगी। लेकिन अगर जिसे अपराध एंटीसिपेटरी बेल मिली है, अगर वो व्यक्ति जो विटनेसेस है उनको धमकाता है या कंप्लेनेंट है तो कंप्लेनेंट को गाली गलौज करता है, उनको धमकी देता है या उनके ऊपर में कुछ जानलेवा हमला करता है या जख्मी करता है और कुछ वायलेंस का इस्तेमाल अगर करता है और कोर्ट के जो डायरेक्शंस है उसका वायलेशन अगर करता है तो रेयरली, ऐसे बहुत रेयर केसेस में वो सारी वेरिफिकेशन करके अगर उनको मालूम हुआ कि एंटीसिपेटरी बेल प्राप्त होने के बाद में या और इन्होंने दूसरा भी क्राइम किया है, तीसरा भी क्राइम किया है, विटनेसेस को मारपीट की है और कोई जानलेवा हमला कंप्लेनेंट पे किया है, तो ऐसे स्थिति में सत्य के और तथ्य के आधार पे एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट रद्द कर सकता है। लेकिन जनरल सिचुएशन में अगर एक बार एंटीसिपेटरी बेल अगर ग्रांट होती है तो उसे जनरल स्थिति में, नॉर्मल स्थिति में उसे खारिज किया नहीं जाता। बेल के बारे में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट में दिया है। तो हम देखते थे
कि चाहे सेशन कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट हो, एडिशनल सेशन कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वहाँ पर बेल देते समय कोई मॉनिटरी कंडीशन या प्रॉपर्टी की कंडीशन वहाँ लगाई जाती है। या आपको 50,000 आपको भरने पड़ेंगे एंटिसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में, या आपको 5 लाख रुपए एंटिसिपेटरी बेल के लिए भरने पड़ेंगे, या आपको कोई आपके प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आपको वहाँ जमा, प्रॉपर्टी के कागजात जमा करने पड़ेंगे। तो ये कोर्ट ने देखा कि कोई एक लावारिस आदमी है, भारत का नागरिक है और उसका खुद का मकान नहीं है, कोई मजदूर है, कोई कामगार है, किराए के मकान में रहता है, उसके पास में उसके नाम पे या पत्नी के नाम पे या बेटों के नाम पे किसी प्रकार की इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, खेत नहीं है, जमीन नहीं है, घर नहीं है। तो अगर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ में कोई अगर झूठा अपराध दर्ज हुआ और कोर्ट ने अगर प्रॉपर्टी के अगर कागज मांगे, तो उसकी पत्नी उसकी जमानत के लिए घर का कोई दस्तावेज या कोई मकान का दस्तावेज या खेती का दस्तावेज दे सकती नहीं, और फिर वो जिंदगी भर अगर सेशन ट्रायल 10 साल चला, 20 साल चला, तो जेल में सड़ते रहेगा। और आर्टिकल 21 में उसको लिबर्टी है कि आत्मसम्मान से और अपने आज़ादी का आनंद लेने का उसको संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी के दस्तावेज अगर नहीं कोर्ट में जमा कर पाया तो वो जमानत प्राप्त नहीं कर सकता। या कोई मजदूर है जो 200-300 रुपये रोज कमाता है और 400 रुपये रोज कमाता है, 500 रुपये रोज कमाता है, वो खुद जेल में गया और कोर्ट ने कहा कि आपको बेल, रेगुलर बेल देनी है, आप 2 लाख रुपए जमा करो। या कोई मजदूर या कामगार है या गरीब व्यक्ति है, लावारिस व्यक्ति है, उसने एंटिसिपेटरी बेल के लिए जेल के बाहर रह के पुलिस से बचकर उसने एंटिसिपेटरी बेल के लिए अर्जी किया और कोर्ट ने कहा कि आप 1 महीने के भीतर में, कोर्ट के अंदर में 15 दिन के भीतर में आप 5 लाख रुपए जमा करो। अगर वो 5 लाख उस कोर्ट में जमा नहीं कर पाया तो जमानत उसे मिल नहीं सकती। और इसलिए कोर्ट ने कहा एंटिसिपेटरी बेल इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ मॉनिटरी और अ मैटर ऑफ प्रॉपर्टी। इसका मतलब, और कोर्ट ने ये जो ऑर्डर दी है ये आपको बताता हूँ, ये जजमेंट है 3 फरवरी 2026 का, और उस केस का जो टाइटल है प्रांतिक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। जजमेंट डेट है 3 फरवरी 2026 और ये डबल बेंच ने ये जजमेंट दिया है और जस्टिस के नाम है ऑनरेबल जस्टिस JB पार्टीवाला, ऑनरेबल जस्टिस KV विश्वनाथन। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि रेगुलर बेल और एंटिसिपेटरी बेल cannot be granted on while granting the anticipatory bail or regular bail to the applicant, to the accused, then the monetary conditions or the conditions of property are not imposed while granting the regular bail or anticipatory bail। इसका मतलब क्या? जजमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब भी किसी व्यक्ति को, किसी आरोपी को, किसी अपराधी को आप रेगुलर बेल या आप अटक पूर्व जामीन, एंटिसिपेटरी बेल मंजूर करते हो, तब आपको किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल कंडीशन या मॉनेटरी कंडीशन या प्रॉपर्टी की कंडीशन लगानी नहीं चाहिए। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा रेगुलर बेल एंड एंटिसिपेटरी बेल आर टू बी ग्रांटेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स ऑफ द केस एंड द फैक्ट्स ऑफ द केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी आप एंटिसिपेटरी बेल किसी अपराधी को
या आप रेगुलर बेल किसी अपराधी को मंजूर करते हो, तब उस केस के मैटर को आप देखिए, उसके फैक्ट्स को देखिए, केस के मेरिट्स को देखिए और उसके आधार पे उसको जमानत मंजूर कीजिए। और किसी भी अपराधी को, किसी भी आरोपी को उसके ऊपर में किसी प्रकार की फाइनेंशियल कंडीशन इम्पोज करके या प्रॉपर्टी के कंडीशन इम्पोज करके उसको जमानत देने से उसको इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े बड़े हिस्टोरिक लैंडमार्क जजमेंट है। अभी एक ट्रेंड चल रहा है, कोई अच्छा काम करता है उसके खिलाफ में महिलाएं द्वारा झूठी शिकायतें दी जाती है, पड़ोसी द्वारा झूठी शिकायतें दी जाती है, सिविल मामले को क्रिमिनल में कन्वर्ट करने के लिए, सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनल डिस्प्यूट में कन्वर्ट करने के लिए झूठे एफआईआर रजिस्टर किए जाते हैं। और इसलिए उनको रेगुलर बेल मिलना, एंटीसिपेटरी बेल मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कुछ मामले अभी हमने एक प्रकरण में देखा कि जो तो 9 साल तक की उसकी ट्रायल ही शुरू नहीं हुई थी और एक मामले में 12 साल तक के उसकी ट्रायल नहीं शुरू हुई थी, उसके बाद में 9 साल के बाद में 12 साल के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको जजमेंट, उनको रेगुलर बेल, उनको बेल उनको ग्रांट की है कि उनको रिलीज किया जाए करके, और कोर्ट को आदेश दिए कि इस मामले को, ट्रायल को जल्दी स्टार्ट किया जाए। तो इसलिए आर्टिकल 21 के तहत हर आदमी को आज़ादी का अधिकार भारतीय संविधान ने दिया है। जब तक के किसी आरोपी के खिलाफ में, किसी अपराधी के खिलाफ में सबूतों के आधार पे जब तक के कोई अपराध साबित नहीं होता, तब तक के उसे अपराधी नहीं माना जाता है, उसे आरोपी माना जाता है। और इसलिए हर आरोपी को अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है, जमानत प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एंटीसिपेटरी बेल एक बार अगर मंजूर की जाती है तो जब तक के मामला हो 2 साल चले, 3 साल चले, 5 साल चले, जब तक के अंतिम निर्णय उसमें दिया जाता नहीं, तो एंटीसिपेटरी बेल तब तक के जारी रहेगी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद एंटीसिपेटरी खारिज होती नहीं है, रद्द होती नहीं है। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि रेगुलर बेल के लिए और एंटीसिपेटरी बेल के लिए 5 लाख भरो, 10 लाख भरो, 50 लाख भरो, 25 लाख भरो, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दो। तो ये सारी कंडीशन कोर्ट ने इम्पोज नहीं करनी चाहिए। ये दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो हमारे कानून के छात्रों और हमारे आम नागरिकों और हमारे दर्शकों और जिन्होंने नई वकालत शुरू की है, हमारे नए अधिवक्ताओं, आज हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बताया है। उसके बाद में जमानत के सेक्शंस आपको बताए हैं और कौन से मामले कौन से कोर्ट में चलाने का अधिकार है, उनके बारे में आपको जानकारी दी है। और उसके बाद में जमानत कब तक चल सकती है और क्या जमानत देते समय क्या मॉनिटरी कंडीशन या प्रॉपर्टी के कंडीशन उसमें कोर्ट इम्पोज कर सकता है, उसके बारे में 2 बड़े सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में आपको जानकारी दी है। बहुत लंबे समय के बाद में कानून की 2 बातें इसमें हम आपसे रूबरू होकर यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है। आपके वकालत क्षेत्र में काम करते समय और आप लॉ की डिग्री का पढ़ाई करते समय और आपके रिश्तेदार के खिलाफ में कोई झूठा आपराधिक मामला दर्ज होता है, उस समय जमानत प्राप्त करने हेतु ये सारी जानकारी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अब एडवोकेट सुधीर एस्ताडे को इजाज़त दीजिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमारा जो सामाजिक जो हमारा चैनल है यूट्यूब का ब्लू टाइगर न्यूज़ चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि लगातार कानून की जानकारी आपको आपके घर पे, आपके व्हाट्सएप पर नियमित रूप से मिलती रहेगी, आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा। और इस ब्लू टाइगर न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए और दोस्तों इसको नियमित रूप से आप देखते रहिए। आपकी कानून की किसी प्रकार की समस्या है तो आप
हमारा मोबाइल नंबर 9371255797। इस मोबाइल फ़ोन पे हमारे से संपर्क करके आप अपने कानूनी समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेज सकते हैं, आप हमें वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, और हमारा जो ईमेल आईडी है bluetiger.adv.sudhirtayde@gmail.com। सारे लेटर स्मॉल है। इस ईमेल आईडी पे भी आप मैसेज करके आप हमसे कानूनी सहायता मांग सकते हैं। दोस्तों, अब आपसे इजाज़त लेते हैं, अब आपसे विदा होते हैं। अगले बार फिर मिलेंगे कानून की दो बातें इस सेगमेंट में किसी नए कानून के पहलू के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय संविधान।